हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पढ़ के तो देख में। तो बच्चे, हमने समांतर श्रेणी लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था और समांतर श्रेणी का मैंने परिचय आपको दिया था। समांतर श्रेणी होता क्या है ये हम अच्छे से समझ गए थे। आज हम समांतर श्रेणी का परिचय एक बार रिवाइज करेंगे और प्रश्नावली 5.1 को स्टार्ट करेंगे। देखेंगे कि इसमें किस किस प्रकार के क्वेश्चन हैं और उनको यहाँ पे कवर करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले बात करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि भाई समांतर श्रेणी क्या होता है। समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त होता है। भाई, प्रत्येक अगला जो पद है वो अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त होता है। लास्ट क्लास में क्या समझाया था मैंने आपको? लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि भाई हमारे पास है प्रथम पद। ठीक है, हमारे पास क्या है? प्रथम पद है ना। इसको मैं किससे दर्शाता हूं? T1 से दर्शाता हूं। T1 मतलब क्या है? टर्म फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा? द्वितीय पद। क्या होगा भाई? अगला पद द्वितीय पद, उसका अगला पद तृतीय पद। ठीक है, बढ़ते जाएगा ऐसे। इसको लिखेंगे T2, इसको लिखेंगे T3, इस प्रकार से बढ़ते जाएगा। ये क्या हो जाएगा? nवा पद। आगे बढ़ते जाएगा तो nवा पद होगा। लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने। ये हम बढ़ाते हुए कहाँ तक जा सकते हैं? Tn तक जा सकते हैं। Tn को हम क्या बोलेंगे? टर्म n, nवा पद है। करेक्ट। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि प्रथम पद को अगर मैं a से प्रदर्शित करूं, प्रथम पद को अगर मैं a से प्रदर्शित करूं तो हर बार एक निश्चित संख्या जोड़कर हमें अगला पद प्राप्त होता है। वो निश्चित संख्या क्या होता था? याद है, पिछली क्लास में बताया था मैंने। वो निश्चित संख्या होता था हमारा सार्वांतर। मैं इसमें क्या जोड़ रहा हूं? हर बार d जोड़ रहा हूं। d सार्वांतर है हमारा, निश्चित संख्या है, तो a प्लस डी हो जाएगा। इसी प्रकार a प्लस डी में अगर मैं फिर से d जोड़ूं तो क्या हो जाएगा? a प्लस 2d हो जाएगा। करेक्ट। तो इस प्रकार से बढ़ते हुए जो हमारा nवा पद है क्या होता था? क्या बताया था मैंने? जो हमारा nवा पद होता था a धन n ऋण 1d। यहाँ पे जो हमें ये क्रमशः पद मिल रहे हैं a धन d, a धन 2d, ये हमारे व्यापक पद कहलाते हैं। करेक्ट। और हमें अगर nवा पद प्राप्त करना हो समांतर श्रेणी का तो हम उस पद को a धन n ऋण 1d द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट क्लास में भाई इसको बहुत ही डिटेल में मैंने बताया था। जिस बच्चे ने लास्ट क्लास नहीं देखी है जाके क्लास देखो, आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि समांतर श्रेणी है क्या और यहाँ पे हम nवा पद किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। सारी चीजें हमने अच्छे से देखी थी। तो अब इसी का हम प्रैक्टिस करते हैं। पहले उदाहरण देखेंगे, फिर प्रश्नावली में चलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है एपी। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे सामने यहाँ प्रोग्रेशन है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के लिए प्रथम पद a और सार्वंतर d लिखिए। हमें क्या बताना है कि प्रथम पद कौन है और हमें क्या बताना है सार्वंतर क्या होगा। देखो भाई, प्रथम पद कौन होगा? यहाँ तो दिख रहा है प्रथम पद। प्रथम पद जिसे यदि हम a से दर्शाएं तो ये देखो पहला पद कौन है? 3/2 है। करेक्ट। तो प्रथम पद हमने प्राप्त कर लिया। अब बात आती है सार्वंतर की, या फिर सार्वांतर हम इसे कहते हैं। अगर हम बात करें सार्वंतर की, इसको किससे दर्शाते हैं? डी से। सार्वंतर क्या होता है? किसी पद से उसके पिछले वाले पद को घटाने पर जो अंतर प्राप्त होता है वह सार्वंतर होता है। ठीक है, प्रत्येक पदों के मध्य के बीच का अंतर हमारा होता है सार्वंतर। तो इसको हम द्वितीय पद से प्रथम पद को घटा के प्राप्त कर सकते हैं। और अच्छे से चेक करने के लिए एक बार तृतीय पद से द्वितीय पद को भी घटा के देख लो, ताकि पता चल जाए भाई हमारे श्रेणी समांतर श्रेणी तो है ना, क्योंकि समांतर श्रेणी में प्रत्येक पद के मध्य में समान सार्वंतर मिलता है। अब यहां से हम क्या करेंगे? द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाएंगे। द्वितीय पद देखो क्या है? ये प्रथम पद है तो ये द्वितीय पद हो गया। द्वितीय पद हो गया 1/2, इसमें से प्रथम पद को घटाएंगे, 3/2 को घटा दिया। ठीक है, चलो तृतीय पद में से द्वितीय पद को घटा के देखेंगे तो ऋण 1/2 है। तृतीय पद क्या है? ऋण 1/2 है। इसमें से किसको घटाएंगे? 1/2 को घटा देंगे। करेक्ट। तो यहां से हम देख सकते हैं d का मान क्या आ रहा है। यहां से देखोगे, हल करोगे तो आपको d का मान क्या मिलेगा?
2 हमारे पास नीचे में आ जाएगा हर में, और यहाँ देख सकते हैं 1 ऋण 3 मिलेगा अंश में। इसी प्रकार यहाँ भी 2 हमारे पास हर में आ जाएगा और यहाँ ऋण 1 और ऋण 1 हमें देखने को मिलेगा। तो समझ में क्या आया भाई? यहाँ से समझ में आया जो डी का मान है वो क्या मिल रहा है? ऋण 2/2। यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी बिल्कुल वही मिल रहा है, ऋण 2/2। इसका मतलब भाई 2 से 2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, तो डी का मान अंततः हमें ऋण 1 मिल रहा है और अंततः हमें ऋण 1 मिल रहा है। आपको ये 2-2 बार निकालने की जरूरत नहीं है, आप एक ही बार निकाल के सीधा ऋण 1 निकाल सकते हो। मैं तो यहाँ पे आपको चेक करके दिखा रहा हूँ कि भाई किन्हीं भी 2 पदों के मध्य का अंतर निकाल लो, सेम सार्वंतर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हर बार कितना देखने को मिल रहा है? ऋण 1 आपको देखने को मिल रहा है। करेक्ट। यहाँ से हम देख सकते हैं सार्वंतर कितना मिल गया? ऋण 1। तो यही हमें निकालने बोला था इस प्रश्न में। प्रथम पद निकाल लिया और हमने सार्वंतर निकाल लिया, जो कि है क्या? -1। चलो एक उदाहरण हमने कर लिया। चलो एक और उदाहरण देख लेते हैं। अगला उदाहरण क्या कह रहा है? हमारे सामने ये 4 दिए गए हैं समांतर श्रेणियां। अगले 2 पद ज्ञात करने को बोला है। अगला 2 पद हमें ज्ञात करना है। करेक्ट। तो यहाँ पे जब हम अगला 2 पद ज्ञात करें, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला काम करना होता है सार्वंतर निकाल लो, या इसी को हम इस प्रकार से सार्वांतर भी लिखते हैं। सार्वांतर हमें सबसे पहले ज्ञात करना होगा। अगर हमें सार्वांतर ज्ञात हो गया तो उसके अगले पद निकालना आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अगर हमें सार्वांतर पता चल गया, अब सार्वांतर किसके लिए निकल सकता है? केवल और केवल समांतर श्रेणी के लिए निकलेगा। अगर कोई समांतर श्रेणी होगा तभी उसका सार्वांतर निकल पाएगा, अन्यथा नहीं निकल सकता। ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहला जो हमारे पास दिया गया है, क्या यह एक समांतर श्रेणी है? देखो 4, 10, 16, 22 इस प्रकार से बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। तो यहां से हम सबसे पहले क्या करेंगे? सार्वांतर निकाल के देखेंगे। सार्वांतर जिसको हम डी से प्रदर्शित करेंगे। तो सार्वांतर के लिए मैंने क्या बताया था भाई? आप एक काम करो, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा के देख लो, आपको सार्वांतर मिल जाएगा। लेकिन हो सकता है कि ये समांतर श्रेणी ही ना हो, तब कैसे करोगे? अगर आपको कहीं पे एग्जाम में देगा ही नहीं कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है, कैसे पहचानोगे? तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप क्या करो कि द्वितीय पद में से प्रथम पद को तो घटा लो, साथ ही साथ तृतीय पद में से द्वितीय पद भी घटा लो। करेक्ट है क्या? तृतीय पद में से द्वितीय पद भी घटा लो। 2 बार हम घटा के देख लेते हैं। दो लगातार ऐसे 2 पद लेते हैं, उनके मध्य का अंतर निकाल के देखते हैं, जैसे लास्ट टाइम भी किया था। तो यहां से देख सकते हैं 10 में से 4 घटाएंगे और यहाँ 16 में से 10 घटाएंगे, तृतीय में से द्वितीय वाले को घटा देंगे। यहाँ देख सकते हो 6 मिल रहा है, यहाँ भी 6 मिल रहा है। तो बिल्कुल इसका सार्वंतर 6 है। इसका मतलब क्या समझ में आया कि यहाँ पे +6 हो रहा है। क्या हो रहा है? +6 हो रहा है हर बार। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? अगले 2 पद, अगले 2 पद क्या मिलेंगे हमें? यहां से देख सकते हैं 4 है, 10 है, 16 है और फिर 22 है। अगला 2 पद निकालना है। 4, 10, 16, 22। अगला 2 पद निकालने के लिए क्या करोगे? हर बार इसमें 6 जोड़ दोगे। कितना आ जाएगा? यहाँ से 28 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? 6 जोड़ देंगे। तो 28 में से जब 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? यहाँ से 34 आ जाएगा। क्लियर है क्या? 6 जोड़ेंगे तो 28 आएगा, फिर से 6 जोड़ेंगे तो 34 आ जाएगा। तो अगले 2 पद यहाँ से 28 और 34 निकल के आ गए हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या जरूरी है? सबसे पहले चेक करना जरूरी है कि सार्वांतर आ रहा है कि नहीं। अगर सार्वांतर आया, सार्वांतर आ गया, सार्वांतर मिला, तो हम क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी है। और अगर समांतर श्रेणी है तब फिर आगे के 2 पद बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, क्लियर है? किसी को डाउट नहीं? आई होप यहाँ तक ओके। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। सेकंड नंबर का श्रेणी को लेकर देखते हैं इस बार। सेकंड नंबर का श्रेणी क्या कह रहा है हमारा? सेकंड नंबर का 1, -1, -3, -5 दिया हुआ है। 1,
-1 -3 -5। चलो भाई फाइंड करते हैं सार्वंतर। क्या फाइंड कर रहे हैं? सार्वंतर फाइंड कर रहे हैं। डी से प्रदर्शित करते हैं। द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाकर देखेंगे, इसी प्रकार तृतीय पद में से द्वितीय पद को भी घटाकर देखेंगे। तो यहाँ से हमारा द्वितीय पद -1 है ना, -1 में से 1 माइनस कर देंगे, फिर -3 है, -3 में से 5 -5 माइनस कर देंगे। अब यहाँ से देखो क्या आ रहा है, यहाँ से -1 कितना हुआ? -2। देन यहाँ से -3 है, सॉरी -5 नहीं आएगा, यहाँ पे -5 नहीं लेंगे, क्या लेंगे? -3 -1 लेंगे, वो बाय मिस्टेक लिख दिया। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? -1 ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? -3 एंड +1 हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं -2 एंड -2, करेक्ट। तो देखो यहाँ पे -2 एंड -2 आ गया, -2 दोनों बराबर आ रहा है बिल्कुल, मतलब हमारा सार्वंतर निकल रहा है। सार्वंतर निकल रहा है मतलब ये एक समांतर श्रेणी है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे? अगला दो पद हमें क्या मिलेगा भाई? क्या मिलेगा हमें? अगला दो पद। यहाँ से देख सकते हैं 1 है, -1 है, -3 है, -5 है। अब यहाँ से देख सकते हैं -2 हमारे क्या सार्वंतर है, तो यहाँ से आ जाएगा -7, -2 सार्वंतर है, कितना आ जाएगा? -9। और इस प्रकार से ये श्रेणी आगे बढ़ती जाएगी। तो यहाँ से देख सकते हैं आगे के दो पद हमें मिल गए -7 एंड -9, करेक्ट। तो दो क्वेश्चन मैंने कर दिए सॉल्व, बाकी भाई आप लोग तीसरा और चौथा करके देखना कि क्या आप इसके अगले पद निकाल सकते हो, और ये भी चेक करना कि क्या ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। ठीक है, चलो भाई बढ़ते हैं आगे। अब प्रश्नावली पे आते हैं सीधा। यहाँ पे भाई हमारे सामने क्वेश्चन दिया है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। हमें चेक करना है कि ये जो कथन हमें दिया गया है, क्या ये हमें एक समांतर श्रेणी प्रदर्शित करता है या नहीं करता है, ये हमें चेक करना है। अब यहाँ से भाई बोला है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 15 रुपए है। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 15 रुपए है। भाई यहाँ से यहाँ तक हमारा टैक्सी कितना चल गया? 1 किलोमीटर चल गया, करेक्ट। ये 0 किलोमीटर में था, कहाँ पे आ गया? 1 किलोमीटर पे आ गया। कितना रुपए की किराया लगा इसको? 8 रुपए किराया लगा, ठीक है। इसके बाद बोला 15 रुपए, सॉरी 8 रुपए नहीं, 15 रुपए किराया लगा। इसके बाद क्या बोला? इसके बाद बोला कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपए किराया, ठीक है। तो ये भाई जितना आगे चलता जाएगा उतना ही इसको प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8 रुपए किराया लगते जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये 2 किलोमीटर चला, ये 3 किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर चला, चलते जाएगा, इसका जहां तक मर्जी है। तो हर बार अब इसको 8 रुपए प्रति किलोमीटर किराया लग रहा है, 8 रुपए प्रति किलोमीटर किराया लग रहा है, और ये इस प्रकार से आगे बढ़ते जा सकता है। तो क्या ये एक समांतर श्रेणी है? तो एक बार चेक करके देख लेते हैं। समांतर श्रेणी की क्या खास बात होती है भाई? समांतर श्रेणी की क्या खास बात होती है? समांतर श्रेणी की खास बात ये होती है कि उसमें हमें सार्वंतर प्राप्त होता है। मध्य के जो हमारे पास अंतर है, दो पदों के मध्य का जो अंतर है वो हर बार समान होता है। तो यहां से जैसा बोला था, यहां से हम बोलेंगे पहले किलोमीटर का किराया, पहले किलोमीटर का किराया बराबर कितना लगा? 15 रुपए लगा, करेक्ट। दूसरे किलोमीटर, भाई इंग्लिश में लिखें, इंग्लिश में लिख देते हैं, दूसरे किलोमीटर का किराया। अब जब दूसरे किलोमीटर की बात आती है
तो दूसरे किलोमीटर में किराया +8 लग जाएगा। सही है क्या? कितना लग जाएगा? +8 लग जाएगा। सर +8 क्यों बोल रहे हो बेटा? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आगे जितना किलोमीटर चलेगा उतने के लिए 8 रुपए प्रति किलोमीटर किराया बढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये 15 + 8 हो जाएगा। फिर तीसरा किलोमीटर जब चलेगा तो क्या हो जाएगा, 15 + 8 और उसके साथ फिर +8 और इस प्रकार से बढ़ते जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा 15, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 और 8 कितना होता है 23, इसके आगे क्या हो जाएगा 23 और 8 कितना हो जाएगा 31 और ये ऐसे बढ़ते जाएगा। इसका जो किराया है देखो बढ़ते जाएगा। हर बार क्या हो रहा है, हर बार 8 रुपए किराया बढ़ते जा रहा है हर 1 किलोमीटर के लिए, है ना। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका सार्वंतर है वो क्या है, सार्वंतर डी क्या है भाई, यहाँ पे इसका 8 है। करेक्ट, सार्वंतर डी इसका 8 है। तो ये क्या है भाई, अवश्य ही, अतः यह क्या है, समांतर श्रेणी मिल रहा है। अतः समांतर श्रेणी प्राप्त हुआ। करेक्ट। तो इस प्रकार से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को मिले जहां कोई वर्ड प्रॉब्लम दिया हो, कोई कथन दिया गया हो और आपको चेक करने बोले कि वो समांतर श्रेणी में है या फिर नहीं है, तो आप इस प्रकार से चेक करके बता सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि हमें 15, 23, 31 इस प्रकार से समांतर श्रेणी मिल रहा है। 23 में से देखो 15 घटाओगे कितना मिलेगा आपको, 8 मिलेगा। 31 में से हम क्या घटा देंगे, 23 घटा देंगे, कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। तो बिल्कुल हमें सार्वंतर कितना मिल रहा है, डी प्राप्त हो रहा है। तो ये एक समांतर श्रेणी है। चलो इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन देखते हैं। भाई यहाँ पे देखो ये बलून फुला रहा है ना। अब बलून इसके अंदर चला गया, हवा पूरा अंदर चल दिया। अब ये भाई साहब खुद ही बलून बन गए। यहाँ तो कुछ भी इनप्रैक्टिकल हो रहा है, लेकिन रियल लाइफ में प्रैक्टिकली हम बलून के थ्रू भी समझ सकते हैं समांतर श्रेणी को। कैसे, यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। क्या बोला, ध्यान से देखो, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, ठीक है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। तो ये मेरे पास एक बेलन है, ठीक है, यहां से भाई हवा मान लो निकल सकता है इस प्रकार से, ठीक है। यहां से पूरी तरह से हवा भरा हुआ है, ठीक है, पूरी तरह से यहाँ पे हवा भरा हुआ है। अब बोला किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। प्रत्येक बार कितना भाग बाहर निकालता है, शेष का 1/4 भाग बाहर निकालता है। करेक्ट। तो यहां से हम देख सकते हैं, मान लो इसमें x भाग हवा भरा हुआ है, ठीक है, कितना हवा भरा हुआ है, मान लो इसमें x भाग हवा भरा हुआ है, ठीक है, या हम इसको एक भाग भी कह सकते हैं। आप जैसा चाहो वैसा ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज्यादा आसान करना है आपको तो इसको हम सीधा एक भाग लिख देते हैं और ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। एक भाग यहाँ पे पूरा हवा भरा हुआ है। अब एक बार में इसका 1/4 भाग को क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। पहले बार में क्या कर रहा है, 1/4 भाग को बाहर निकाल रहा है। तो यहां से 1/4 भाग जो है क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो मान लो इतना जो है, इतना हवा बाहर निकल गया, इतना हवा बचा है। ये देखो इतना हवा हमारे पास बच गया। तो एक भाग में से 1/4 भाग बाहर हो गया। तो 1-1/4 भाग हमारे पास बाहर हो गया। कितना भाग बचा, अब बचा 3/4 भाग। करेक्ट, कितना बचा, 3/4 भाग। अब अगली बार क्या कर रहे हैं, अगली बार देखो, अगली बार क्या कर रहे हैं कि ये 3/4 भाग बचा हुआ था। पहले कितना बचा हुआ था, इतना बचा हुआ था, पहले 3/4 भाग बचा हुआ था। अब इसमें भी 4 टुकड़ा करके, ठीक है, इसमें भी देखो मान लो इसको 4 टुकड़ा कर दो,
इसको मैंने 4 टुकड़ा कर दिया, तो भाई इसका भी 1/4 भाग फिर से बाहर निकाल दिया। करेक्ट बेटा, इसका भी 1/4 भाग बाहर निकाल दिया। तो हम क्या कहेंगे, अभी 3/4 भाग बचा था, तो अब क्या किया, 3/4 में भी 1/4 भाग, फिर से 3/4 का 1/4 भाग बाहर निकाल दिया। तो 1/4 भाग किसका, 3/4 का बाहर निकाला। करेक्ट, पहले एक भाग था, एक भाग का 1/4 तो 1/4 ही होगा, तो 1/4 को निकाला तो 3/4 बचा। फिर क्या बोला कि प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 है ना, तो इस बार बेलन में कितनी शेष हवा बची, इस बार 3/4 भाग शेष हवा बचा था, तो 3/4 का 1/4 भाग को बाहर निकाल दिया, मतलब 1/4 भाग को हमने माइनस कर दिया, है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं 3/4 को बाहर निकाल लो, तो यहाँ से 1 ऋण 1/4 मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा हमें 3/4 गुणा 4 एकम 4, तो यहाँ से आ जाएगा 3/4, तो यहाँ से आ जाएगा ये 3/4 का वर्ग। क्या मिल गया, 3/4 का वर्ग मिल गया। तो 3/4 का वर्ग भाग, चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 9/16 भाग। करेक्ट, इतना बच गया। तो इस प्रकार से भाई आगे फिर से क्या होते जाएगा, हवा बाहर निकलते जाएगा। तो इस बार क्या होगा, 9/16 का 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। मतलब इस हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, सबसे पहले एक भाग हवा था, फिर हवा कितना बचा, 3/4 बचा, बेलन की उपस्थित हवा पूछ रहा है, तो फिर कितना बचा, 3/4 बचा। ठीक है, उसके अगले बार कितना बचा भाई, उसके अगले बार देखो 9/16 बचा, इसी को मैं कह सकता हूं 3/4 का वर्ग बचा। ठीक है, उसके अगले बार कितना बचा, फिर माइनस करेंगे 1/4 भाग को, तो उतना बचेगा। तो क्या ये मेरा एक समांतर श्रेणी है, चेक कर सकते हैं क्या, समांतर श्रेणी है कि नहीं, चेक करें। देखो ध्यान से देखना, यहां से अगर ये समांतर श्रेणी होता तो द्वितीय पद में से अगर मैं प्रथम पद को घटाऊं और तृतीय पद में से मैं द्वितीय पद को घटाऊं, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, बराबर मिलना चाहिए। तो यहाँ से देख सकता हूँ मुझे कितना मिल जाएगा, ऋण 1/4 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से 4 एकम 4 तो ऋण 4 हो जाएगा, तो ऋण 1/4। यहाँ से देख सकते हैं हम 4 चौक 16 होता है, तो ये 16 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 3 का वर्ग 9 ऋण 4 चौक 16, 4 तिया 12, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ऋण 3/16। करेक्ट, तो यहाँ से हम देख सकते हैं डी का मान, एक बार तो हमें ऋण 1/4 मिल रहा है और हमें ऋण 3/16 मिल रहा है, जो कि बराबर नहीं है। करेक्ट, ठीक है क्या, देखो एक तरफ ऋण 1/4 मिल रहा है और दूसरे तरफ ऋण 3/16 मिल रहा है, इसका मतलब क्या कहेंगे, सार्वांतर नहीं है। क्या कहेंगे, सार्वांतर नहीं है, सार्वांतर नहीं है। और सार्वांतर नहीं है तो भाई हम कहेंगे कि समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। क्या सबको क्लियर हुआ, किसी को किसी भी प्रकार का डाउट हो तो बिल्कुल बेझिझक आप कभी भी पूछ सकते हो। ठीक है, समांतर श्रेणी नहीं है। पहले वाले कंडीशन में देखा था भाई, ये कार वाली कंडीशन में कि हर बार +8 हो रहा था, सार्वांतर मिला, इसलिए समांतर श्रेणी प्राप्त हुआ। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में हमें सार्वांतर ही नहीं मिल रहा है। करेक्ट, सार्वांतर तब मिलता है जब अगर मेरे पास T2 - T1 जो है बराबर होना चाहिए किसके, T3 - T2 के, ये आपस में बराबर होना चाहिए, है ना। सभी पदों के मध्य का अंतर समान होना चाहिए। अगर सभी पदों के मध्य का अंतर समान नहीं हुआ तो सार्वांतर नहीं हुआ, और सार्वांतर नहीं मिला मतलब समांतर श्रेणी नहीं मिला, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यहां से भाई इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप ध्यान से हल करेंगे, बहुत आसानी से हल हो सकता है। करेक्ट, अब ये एक अगला नया क्वेश्चन निकल के आ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, क्या ये समांतर श्रेणी में होगा। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत,
जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है। 1 मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपए है। बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। ठीक है, अब ये भाई साहब देखो कुआं खोद रहे हैं लेकिन बहुत गलत जगह खोद रहे हैं, रेगिस्तान में खोद रहे हैं। अब रेगिस्तान में खोद के उनको मिलेगा नहीं पानी, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इस तरह से, ये हमारा अर्थ सरफेस है, ये हमारे पास, ये हमारी धरती है, नीचे मैं क्या कर रहा हूँ, खुदाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये 1 मीटर, पहले तो ये 1 मीटर, क्या बोला, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद कुआं खोदने में आई लागत, क्या ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, एपी में है या फिर एपी में नहीं है, ये हमें चेक करना है। ठीक है, प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है। तो प्रथम मीटर जब इसने खुदाई किया तो इसको 150 रुपए लागत आई। ठीक है, पहले मीटर के लिए 150 रुपए लागत आ रही है। ठीक है, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई में 50 रुपए बढ़ते जाता है। तो इसके आगे जितने मीटर की खुदाई होगी, जितने प्रत्येक मीटर की खुदाई होते जाएगी, हर बार क्या होगा, 50 रुपए बढ़ जाएगा। ठीक है, 50 रुपए बढ़ा मतलब अगली बार कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, 200 रुपए हो गया। फिर से 50 रुपए बढ़ेगा अगली बार, अगला मीटर में जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 250 रुपए, और इस तरह ये आगे बढ़ते जाएगा। तो ये श्रेणी किस प्रकार से दिखाई दे रही है, 150, फिर 200, फिर 250, और ये बढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हर बार क्या हो रहा है, 50 रुपए बढ़ रहा है जितने मीटर खुदाई आगे बढ़ रही है। चलो चेक करते हैं, फिर से वही क्रम करेंगे, सार्वांतर के लिए चेक करेंगे, करेक्ट। तो सार्वांतर के लिए जब चेक किया तो द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा के देखा और तृतीय पद में से द्वितीय पद को घटा के देख लिया। द्वितीय पद हमारे पास क्या है, 200 है। ठीक है, अब यहां से देख सकते हैं घटाएंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 50, और यहाँ भी 50। वो तो दिखाई ही दे रहा था, हमें 50 ही मिलने वाला था सार्वांतर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भाई हमारा जो द्वितीय में से प्रथम पद को घटाया और तृतीय में से द्वितीय पद को घटाया, तो ये आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, तो सार्वांतर प्राप्त हुआ। इसलिए हम कहेंगे अतः हमें समांतर श्रेणी प्राप्त होगा। अतः समांतर श्रेणी प्राप्त हुआ। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो कुआं खोदने की लागत है वह बिल्कुल एक समांतर श्रेणी प्रदर्शित कर रहा है। ओके, क्लियर है। तो भाई इतने सारे क्वेश्चन तो मैंने कर दिए सॉल्व। अब है आपकी बारी, ये है आपका होमवर्क, इसको आपको करना है सॉल्व। ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है आपको ये बताना है। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। भाई 8th क्लास में चक्रवृद्धि ब्याज ये सभी चीजें आपने पढ़ रखी है, तो आपको इस चीज में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा समझने में। ध्यान से पढ़ो, सेंटेंस को समझो कि क्या कह रहा है, और आप बताओ कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन एक समांतर श्रेणी दर्शा रहा है या नहीं दर्शा रहा है। ओके, क्लियर है। तो आई होप आज की जो क्लास है आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी, समझ में आया होगा, हर चीज क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं इसी प्रकार की मजेदार क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।